अंतरिक्ष में गूंज उठा भारत की आजादी का नारा। नासा ने इसरो के लिए बोली ऐसी बात कि जल उठा चीन। इसरो के स्पेस प्रोग्राम पर नासा अंतरिक्ष यात्रियों ने जीता दिल। धरती से 408 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या बोले नासा वैज्ञानिक। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की धमक पूरी दुनिया में है। दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा भी अंतरिक्ष में भारत के दमखम से वाकिफ है। इसरो ने वक्त वक्त पर अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हैरान किया है। भारत का दुश्मन चीन इसरो से बेहद खौफ में रहता है। वो जानता है कि भारत सीमा में उसकी हर हरकत पर आसमान से नजर रख रहा है। वो ये भी जानता है कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट सिस्टम है जो किसी भी देश के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जो किया है उससे भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ताकत का अंदाजा हो जाता है। अमेरिका के इस एक्शन से दुनिया को भारत अमेरिका के बीच बढ़ रहे रिश्ते क्लियर दिखाई दे रहे हैं। भारत के दुश्मनों को भारत की बढ़ती धमक हजम नहीं हो पा रही है, लेकिन वो बेचारे देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने ऐसा क्या किया है? क्यों इसरो की बढ़ती धमक से चीन को नींद नहीं आ रही है? भारत के मिशन गगनयान पर दुनिया किस कदर नजर गड़ाए बैठी है? तो दोस्तों, देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम अब भारत और विदेशों तक ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी गूंज रही है। अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूरोपीय स्पेस एजेंसी की एक वैज्ञानिक सामंथा क्रिस्टोफेरोटी ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भारत को बधाई दी। साथ ही यह भी कहा कि दुनिया की सभी बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियां पिछले कई दशकों से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आगे भी कई अंतरिक्ष मिशन में हम सब इसरो के साथ काम करेंगे। देश में आजादी की 75वीं सालगिरह सबसे ज्यादा यादगार तब बन गई जब अंतरिक्ष में आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज सुनाई दी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर से भारत के लिए बधाई संदेश का एक वीडियो मैसेज ट्वीट किया गया है। इसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। इस मौके पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वैज्ञानिक सामंथा क्रिस्टोफेरोटी ने नासा और इसरो को बधाई दी। अंतरिक्ष में अमृत महोत्सव की गूंज देश की बढ़ती ताकत को दर्शाती है, साथ ही बताता है कि नया भारत कितना मजबूत और सशक्त है। इसरो द्वारा ट्वीट किए गए इस वीडियो में एस्ट्रोनॉट क्रिस्टोफेरोटी द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत को शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। वह आगे कहती हैं कि दशकों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कई स्पेस और साइंस मिशंस पर काम किया है। इसरो द्वारा तैयार किए गए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए सामंथा ने कहा, ये सहयोग आज भी जारी है। इसरो आगामी निसार अर्थ साइंस मिशन के विकास पर काम कर रहा है। यह हमें आपदाओं को ट्रैक करने में मदद करेगा। इससे हमें बदलते जलवायु की बेहतर समझ हासिल करने में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा नासा के एस्ट्रोनॉट राजा चेरी द्वारा भी इसरो और देश को बधाई संदेश दिया गया है। दोस्तों, इन एस्ट्रोनॉट के द्वारा भारत के बहुप्रतीक्षित मिशन गगनयान के लिए भी शुभकामनाएं भेजी गई हैं। दोस्तों, इससे ये भी पता चलता है कि भारत के मिशन गगनयान पर दुनिया किस तरह से नजर रख रही है और मिशन गगनयान कितना खास है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी में से एक है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह स्पेस एजेंसी कितनी ताकतवर हुई है, इसका सफर कितना लंबा और कितना दमदार रहा है, ये सवाल सबके जेहन में आता है। तो दोस्तों, भारत की सबसे ताकतवर संस्थानों में से एक इसरो की कहानी सुनने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। आप कदम कदम पर हैरानी से भर उठेंगे। इसरो के जन्म की कहानी है बेहद रोमांचक। इस एजेंसी की नींव 20 के दशक में ही पड़ गई थी। दोस्तों, इसरो की शुरुआत भारत में 1920 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिक एस.के. मित्रा ने कोलकाता में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करके आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई प्रयोगों का संचालन किया था। बाद में दूसरे वैज्ञानिक जैसे सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा ने स्पेस साइंस में लागू वैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुत योगदान दिया। 1945 के बाद का समय ऐसा समय था जब भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान
में महत्वपूर्ण विकास किए गए थे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इसरो की तो उन दो वैज्ञानिकों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है जिन्होंने इसरो की स्थापना में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये सवाल उठता है कि आखिर वो दो वैज्ञानिक कौन थे, उनका इसरो में किस तरह का योगदान था। तो दोस्तों, विक्रम साराभाई जो कि अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक थे, और होमी भाभा जिन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी, दो ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इसरो के विकास में बहुत योगदान दिया। इस प्रकार भारतीय आयुध कारखानों में से इंजीनियर्स को प्रोपेलेंट्स और उन्नत धातु विज्ञान के अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए इसरो के विकास में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय प्रोपेलेंट्स और उन्नत धातु विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले आयुध कारखाने ही केवल एकमात्र संगठन थे। अंतरिक्ष विज्ञान में प्रारंभिक प्रयोगों में कॉस्मिक रेडिएशन का अध्ययन शामिल था। फिर हाई एल्टीट्यूड और वायु परीक्षण, कोलार खानों में गहरे भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और स्वतंत्र संस्थानों पर किए गए। इस प्रकार अंतरिक्ष अनुसंधान को भारत सरकार द्वारा और प्रोत्साहित किया गया। 1950 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई, जिसका प्रयोग पूरे भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए किया गया। इस दौरान मौसम विज्ञान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के पहलुओं पर परीक्षण जारी रहा। मौसम विज्ञान और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर अध्ययन 1823 में कोलाबा में अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के बाद से ही किया जा रहा था। 1957 में जब सोवियत संघ के अंतरिक्ष संगठन, जिसे अब रोसकोसमोस के नाम से जाना जाता है, ने स्पुतनिक 1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसके बाद ही बाकी दुनिया के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने के लिए संभावनाएं खुल गईं। इस प्रकार भारत ने अंतरिक्ष में जाने का फैसला तब किया जब 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इनकोस्पर की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनकोस्पर ने ऊपरी वायुमंडलीय अध्ययन के लिए तिरुवनंतपुरम से थंब इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की। 1969 में इनकोस्पर को इसरो नाम दिया गया और विक्रम साराभाई ने एक राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व की पहचान करते हुए इसरो के विकास में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा प्रदान किए। इस प्रकार इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने और स्वतंत्र रूप से स्पेस साइंस तकनीक को विकसित करने के लिए अपने मिशन पर काम करना शुरू किया। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटे से होवरक्राफ्ट को डिजाइन करके अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद कलाम भी प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करने वाली इनकोस्पर समिति का हिस्सा बन गए। 1969 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, जिन्होंने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया। कलाम ने ही 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना पर काम शुरू किया था। 1969 में कलाम ने सरकार की स्वीकृति प्राप्त की और अधिक इंजीनियरों को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। इस प्रकार इसरो की स्थापना ने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों को संस्थागत बना दिया, जो अंतरिक्ष विभाग द्वारा मैनेज किया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इस प्रकार 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे इसरो ने बनाया था, और 1980 में रोहिणी एक भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में रखा जाने वाला पहला उपग्रह बन गया। इसरो ने बाद में उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए दो अन्य रॉकेट विकसित किए, पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और दूसरा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन रॉकेट ने कई संचार उपग्रह और पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किए हैं। गगन और IRNSS जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम भी प्रक्षेपित किए गए हैं। जनवरी 2014 में इसरो ने GSAT-14 के GSLV D5 लॉन्च में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का भी इस्तेमाल किया। इसरो ने 2008 को एक लूना ऑर्बिटर चंद्रयान-1 चंद्रमा के ध्रुवीय कक्ष में प्रक्षेपित किया, जिसने बाद में चंद्रमा पर पानी होने का पता लगाया, और 5 नवंबर 2013 को एक मंगल ऑर्बिटर जिसने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और मंगल के पहले प्रयास में सफल होने वाला पहला राष्ट्र बना और दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी, और साथ ही साथ मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाली एशिया की पहली अंतरिक्ष एजेंसी। 18 जून 2016 को इसरो ने एक ही वाहन में 20 उपग्रह प्रक्षेपित किए
किए और 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक रॉकेट में एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। इसरो ने 5 जून 2017 को अपने सबसे भारी रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को लॉन्च किया और संचार उपग्रह GSAT-19 को कक्षा में रखा। इस प्रक्षेपण के साथ इसरो GTO में 4 टन भारी उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम हो गया। इसरो ने 22 जुलाई 2019 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3M1 से चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, लेकिन विक्रम लैंडर के भटक जाने से आखिरी वक्त में मिशन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। अब जल्द ही भारत चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। इसके अलावा मिशन गगनयान पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें पहली बार भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने जा रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी इसरो की ये कहानी, हमें बताना ना भूलें। वंदे मातरम।